Hey, hello everyone. This is Ritu Palpura and I qualify CSA NET JRF examination with All India rank 122 in the general category. So if we talk about the strategy which I followed, as देखिए जो पेपर पैटर्न है इसमें थ्री पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. सो स्टार्टिंग विद द पार्ट ए. देखिए पार्ट ए वाज टोटली बेस्ड अपॉन द जनरल एप्टीट्यूड. अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड स्ट्रॉग है तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो पार्ट ए को. सो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो एज ए लाइफ साइंस स्टूडेंट मेरा जनरल एप्टीट्यूड इतना स्ट्रॉग नहीं था. सो स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक 5 क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट कर पाती थी. लाइक 15 क्वेश्चंस, 20 में से आपको 15 अटैम्प्ट करने होते हैं जो एक स्कीम है इसकी. तो 15 में से भी लाइक मैं 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी, तो और उसमें से भी हार्डली मेरे 2 या 3 क्वेश्चन सही होते थे. सो इट्स लाइक ज़ीरो रिजल्ट विच आई गॉट. सो व्हाट आई डिड इज़ यार नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा काम. सो बिकॉज पार्ट ए वॉज लाइक आपकी मेरिट बनाने के लिए पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने ये देखा कि नहीं अगर मैं ए का डेली पार्ट ए को डिवोट करूँ. सो ए का जब मैंने डेली दिया उसको पार्ट ए को, सो व्हाट आई फाउंड इज कि लास्ट टाइम पे आते आते जब से जून 2020 में एक्सपेक्टेड था कि एग्ज़ाम होगा. सो बिकॉज ऑफ कोविड वो जो चलो डिले हुआ, लेकिन उस टाइम तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि आई फील दैट मच कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं इजीली 10 to 12 क्वेश्चन इजीली टारगेट कर सकती हूँ. सो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे जब मैंने मॉक टेस्ट दिए या फिर सेक्शनल जो टेस्ट दिए. तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैं 10 to 12 क्वेश्चन तो इजीली टारगेट कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. लेकिन आप और भी ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कीजिए. दैट्स माई पर्सनल एडवाइस. अगर आप 1 घंटा डेली पार्टे को देंगे तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता. बट आपका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू. नाउ मूविंग टू द पार्ट बी. अब देखिए जो पार्ट बी है इट्स लाइक अ मेमोरी बेस्ड पार्ट, जिसमें आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. या तो देखिए इसमें क्या होता है कि या तो आपको क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा, तो वही फैक्टर्स होते हैं इसमें. अब पार्ट सी की तरह इसमें आपको कोई क्वेश्चन की लेंथ इतनी नहीं है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा. लाइक फॉर एग्जांपल अगर पार्ट बी में बात करूँ, कुछ आपका बायोकेमिस्ट्री से कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप तभी टारगेट कर सकते हो पार्ट बी के क्वेश्चन को, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. लाइक सिंपल इकोटोन ही आपसे पूछ ले, आपको यही नहीं पता इकोटोन की डेफिनेशन क्या है, सो हाउ कैन यू लाइक टारगेट, आपको स्किप ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को. सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से कि पार्ट बी के जितने से ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितनी मेमोरी बिल्ड होगी उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए और एग्जामिनेशन आप अच्छा अपना एक्सेल दे पाएंगे. नाउ मूविंग टू द पार्ट सी. देखिए पार्ट सी में बेसिकली मैं आपको यही एडवाइस करूँगी जितना ज़्यादा हो सके आप कंसेप्ट्स को बिल्ड कीजिए. डीप स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, एक रिसर्च एप्टीट्यूड आपको लगाना पड़ता है वहाँ पर. अब और मोस्टली क्या होता था स्टार्टिंग में, व्हाट आई फील इज़ कि क्वेश्चन की लेंथ देखकर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, बिकॉज जब क्वेश्चन इतना लेंदी होता है, सो आई वाज लाइक यार नहीं ये तो इतना मैं टारगेट नहीं कर पाऊँगी या नहीं हो पा रहा है. सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा लेंथ क्वेश्चन की होती है, जब हमने बार बार PYQs देखे, तो ये मैंने जो जितना कंक्लूड किया वाज लाइक जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा ना उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं उस क्वेश्चन को इजीली क्रैक करने के, बिकॉज हम क्वेश्चन की लेंथ को देख के डर जाते हैं एंड वी जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन. सो ये केस नहीं है, दिस वुड नॉट बी द केस कि आप क्वेश्चन को स्किप करते जा रहे हो एंड लास्टली आपको क्या लगेगा कि सारे क्वेश्चन निकल गए एंड 10 से 15 क्वेश्चन भी आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज इन पार्ट सी यू हैव टू टारगेट 25 आउट ऑफ 75. सो वहाँ पे एक चूज़ी अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी और वो तभी लग सकती है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही या उसके माइंड में आपके क्या क्लिक हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे. एंड पार्ट सी आई मस्ट से इट्स अ गेम चेंजिंग पार्ट. अगर आपका पार्ट सी स्ट्रांग है तो आप एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो. नो वन कैन लाइक आपको कुछ नहीं, कोई भी नहीं है जो आपको रोकेगा कि आप पार्ट सी को इतना अच्छा है आपका एंड आप एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाओ. ओके, सो इट्स माई पर्सनल एडवाइस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें आप पार्ट सी को भी दीजिए. एंड पार्ट सी अगर क्लियर हो जाता है सो यू विल बी द इन द टॉप रैंकर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. नाउ मूविंग टू द दिस स्ट्रैटजी विच लाइक कितना मैंने टाइम दिया था अपने एग्जामिनेशन टाइम पर मेन एग्जामिनेशन में. सो देखिए मैंने क्या किया था, अब जैसे 3 सेक्शंस थे. सो एंड मैंने क्या किया, पहले मैंने पार्ट सी से स्टार्ट किया. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉलोड इज़ कि जैसे 13 यूनिट्स थी, तो जनरली एक क्वेश्चन ये होता है कि 13 यूनिट्स में से क्या आपको 13 यूनिट्स के टोटल 13 करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आप 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो. तो देखिए मैं एक पर्सन सजेस्ट करूँगी कि यू लाइक ट्राई कीजिए 13 को टारगेट करने की, वो अपने आप 12 हो जाएंगी.
ठीक है। तो क्योंकि मेरे साथ भी होता था, मैं अगर 12 टारगेट करती थी तो फिर वो 10 ही हो पाती थी। 13 कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 10 to 11 तो कर पाओगे, बिकॉज अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक चेंज हो रहा है। यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्बो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो CSR है। बिकॉज अब क्या हो रहा है कि आपको ये नहीं है, आप अगर एक भी यूनिट अच्छे से टारगेट कर रहे हो, सो आप इतना भी श्योर नहीं होते कि हाँ मैं सारे क्वेश्चंस कर लूँगा या फिर कर लूँगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे। बिकॉज क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको हर एक यूनिट का एटलीस्ट एक बेसिक तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, व्हाट्सएवर। तो आपको एटलीस्ट हर एक यूनिट का एक बेसिक तो आप टच करके ही जाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक शॉर्ट टॉपिक्स हैं हर एक एरिया में, हर एक यूनिट में, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो एक आपको मेरिट में लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप वही छोड़ देंगे तो आप करके क्या जाओगे, राइट। तो वो बेसिकली कीजिए। एंड ये सब ना, अगर मैं 3 आवर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने फॉलो की थी, वो बेसिकली ये था। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जैसे 13 यूनिट्स थी, तो जैसे उन्होंने शीट दिया, सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने 13 यूनिट्स के जो नाम थे वो मैंने लिख लिए, कि जैसे स्टार्टिंग में दी और जैसे बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सबके 13 यूनिट्स के मैंने नाम लिख लिए। एंड फिर जैसे ही आपका जो टाइम स्टार्ट हुआ 3 आवर्स का, तो मैंने क्या किया कि जो यूनिट वाइज थे क्वेश्चंस देखने शुरू करे। इस पर सबसे पहले पार्ट सी को मैंने टारगेट किया था। तो उसमें जैसे अगर लाइक इकोलॉजी के से जो पहला क्वेश्चन है वो इकोलॉजी का, तो मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर लिया भैया, हाँ जी 75 से शुरू है, तो 78 मान लीजिए इकोलॉजी का है, 79 इकोलॉजी का है। तो ऐसे से करते करते मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए। हालांकि इसमें 10 से 15 मिनट गए थे, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग, देखिए मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूँ, शॉर्ट लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले लगेगा कि 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आप दे रहे हो, आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। बिकॉज बिना शॉर्ट लिस्टिंग अगर एक आप ब्लैंक स्क्रॉल करते जाओगे ना, तो लास्ट में आपको लगेगा यार मुझे तो ये भी नहीं आता, यार ये भी नहीं आता। सो ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप इस वाली जो टेक्निक मैं जो आपको बता रही हूँ, ये वाली जो मेथडोलॉजी, आप इसे अपने मॉक टेस्ट में एक बार अप्लाई कीजिए। सारी यूनिट्स के एक बार नाम लिख के पेपर पर, ठीक है, फिर उनके क्वेश्चंस कितने कितने आए हैं एंड आपको कितने आते हैं। बिकॉज अगर आप ये शॉर्ट लिस्ट कर लोगे ना, ठीक है, एंड इस चीज़ को करने में आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, वो आपका लाइक गेम चेंजिंग हो सकता है। बिकॉज अगर आप 25 क्वेश्चन श्योरली कर लेते हो, तो फिर तो लाइक मैं तो लाइक थैंकफुल इस टेक्निक का मैंने फॉलो किया, बिकॉज इसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन मेरा सही हो पाया। एंड नेक्स्ट मैंने फिर पार्ट बी को टारगेट किया था। पार्ट बी वाज लाइक, नहीं सॉरी, मैंने फिर पार्ट ए को टारगेट किया था। हालांकि मुझे पार्ट बी करना था, बट मुझे लगा नहीं, मैंने पार्ट ए की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी है, सो वाई लाइक एक बार रिस्क ले ही लेते हैं। हालांकि वो एक रिस्क लेने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने पार्ट ए को लिया उस टाइम पे। तो फिर मैंने पार्ट ए के बाद नेक्स्ट आई जम्प पार्ट बी। हालांकि पार्ट बी के लिए मेरे पास शायद 20 मिनट्स रह गए थे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पार्ट सी के लिए, अब जैसे 3 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है, तो अगर आप हाफ आवर में, इट मीन्स सॉरी, फिर जो आपको 1.5 घंटा है, ठीक है, 1.5 घंटे में अगर पार्ट सी पूरा कर लेते हो, तो आपका यार लाइक सिलेक्शन तो देखो आपके हाथ में, ठीक है। पार्ट सी को अगर आप 25 क्वेश्चंस पूरे कर लेते हो, तो लाइक आप तो सिलेक्टेड हो ही। फिर आपको बी एंड ए में आप आराम से अपना टाइम दे सकते हो, जो भी आपके पास 1.5 घंटा बचा है। तो उसमें भी आप लाइक आधा घंटा पार्ट ए को दीजिए एंड 1 घंटा अगर आप पार्ट बी को दीजिए, सो दैट इज़ लाइक वेल एंड गुड। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी गड़बड़ा गई एग्जामिनेशन में, हल्का फुल्का पैनिक लेवल तो था। बिकॉज एक मैं एक ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, मैं सोच रही थी कि ये यार फर्स्ट टाइम फॉलो कर रही हूँ, क्या होगा। हालांकि मैंने मॉक टेस्ट में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, लेकिन आई एम नॉट लाइक मच कॉन्फिडेंट कि ये कोई यूनिट्स वाइज नाम लिख के यार ये सब करेंगे तो क्या होगा, ऐसा सही रहेगा नहीं रहेगा। सो लेकिन दिस स्ट्रैटेजी विल रियली वर्क आउट। एंड मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, एक बार आप ये देखिए, मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए, यूनिट वाइज नाम लिख के उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लो। बिकॉज अगर आपने पार्ट सी में ना एक बार शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अपना लिया, सो आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। नाउ अब मैं बात करूँ मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की, किन किन एजुकेटर्स को फॉलो किया। सो आई फॉलोड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आई एम वन ऑफ द प्लस स्टूडेंट, सो आई फॉलोड द मोस्ट ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, इंक्लूडिंग दीपशिका मैम। शी इज़ वेरी हेल्पफुल इन माई प्रिपरेशन, शी हेल्प अ लॉट। एंड अगर मैं अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि जैसे जो आप स्ट्रैटेजी की पूछते हैं, कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि आपने कितने आवर्स डिवोट किए। सो बेसिकली देखिए, आवर्स डिवोट करना इतना कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज
आपकी प्रिपरेशन है, आपका लाइफस्टाइल है, आप कैसे स्टडी कर रहे हो। किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो बट यार मेन चीज़ ये है कि आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तो डेली देने ही चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि बहुत टफ है या ये बहुत ईजी है, ठीक है। इट्स लाइक अ मॉडरेट वन। लाइक एक एवरेज स्टूडेंट भी इजीली क्रैक कर सकता है, लेकिन डेडिकेशन मांगता है ये एग्जामिनेशन। आपको अगर 5 to 6 आवर्स अगर आप कह रहे हो, सो यू हैव टू गिव, यू हैव टू वेरी पंचुअल कि हाँ मुझे 5 से 6 घंटे देने हैं, ठीक है। सो आवर्स बेसिस पे मत डिवाइड कीजिए, लेकिन आई मस्ट से अगर 5 से 6 घंटे भी आप दोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। 1 घंटा डेली एप्टीट्यूड को, अगर आपको लगता है आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज मेरा नहीं था तो मैंने दिया। एंड 2 से 3 घंटे अगर आप 2 से 3 घंटे दे पाओ रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पर, तो आप PYQs को भी दीजिए, बिकॉज PYQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। नाउ मूविंग टू द बुक्स एंड नोट्स प्रिपरेशन। सो देखिए बुक्स की जहाँ तक बात कीजिए, बिकॉज जब आप कॉलेज में होते हो, सो आपको जो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, द टीचर्स दे हु टॉट यू इन द क्लासेस, तो वो आपको बुक्स ऑलरेडी फॉलो करवाते हैं। सो लेकिन आपको जब प्रिपरेशन का टाइम होता है, देखिए 6 महीने में कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना, आई वुड लाइक टू से कि वो एक सही चीज़ नहीं रहेगी। अगर आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाओगे या ना, आप ये सोचो लाइक आपने क्यूब आज उठा लिया एंड आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं क्यूबे फॉलो करके एंड आप इम्यूनोलॉजी भी क्रैक कर लोगे। तो लाइक यार इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे भी पढ़ना 6 महीने में मुझे नहीं लगता, मेरे लिए तो देखो पॉसिबल नहीं था। सो आई जस्ट फॉलो द नोट्स ऑफ द एजुकेटर्स। एंड लेकिन जो कॉलेज में ये था कि ये जब जिस मास्टर के टाइम पे जो भी हमें बुक्स फॉलो करवाई जाती थी, जैसे इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे है, आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट है, सो इन स्टैंडर्ड बुक्स को हमने फॉलो किया था। सो एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड था कि हाँ ये सब चीज़ें होता है, अगर हमें एक परफेक्ट नोट्स मिल जाएंगे तो हम लोग उसको और क्लैरिफाई कर लेंगे। सो एक स्टैंडर्ड बुक्स को अगर आपके पास टाइम है एंड आप इतना डिवोटेड हो, इतना डेडिकेशन रखते हो, सो यू कैन गो विद दैट एंड आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स की जो आपको पता है, आपको जो जो कॉलेज पे प्रेफर करवाई जा रही है, नो नीड टू गो लाइक कोई नई बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओनली स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए एंड आप इजली से क्रैक कर जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोचिंग। सो देखिए सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई कैंडिडेट, कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट अगर सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड इनफ, वेल एंड गुड। इवन सेल्फ स्टडी का कोई देखिए, आपको सबसे बढ़िया चीज़ सेल्फ स्टडी होती है, बिकॉज अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो एंड सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं ये देखती हूँ कि जो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जो मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितना टारगेट करनी चाहिए, कहाँ से आपका लाइक एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सो एक वो एक स्मार्ट अप्रोच, वो एक अच्छा एजुकेटर ही आपको बता सकता है। एंड अनअकैडमी वो सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके ऐसे हेल्प करते हैं कि हाँ आपको ऐसे से टारगेट करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई फॉलोड अनअकैडमी, बिकॉज आपको एक अच्छे से गाइडेंस अगर मिल जाता है तो आपका जो काम है 50% तो वैसे ही हो गया है, बिकॉज आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी तो करनी है। एंड तो ये सब चीज़ें काफ़ी वर्कआउट करती है। नाउ मूविंग टू द टेस्ट सीरीज़। सो देखिए टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चंस लगा लिए, कोई बात नहीं, तो ये हो गया। लेकिन देखिए ये नहीं है, बिकॉज एक जो आपको इसका कम्पीट करना है भाई, वो टेस्ट सीरीज़ भी कर रहा है, तो आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए कैसे करना पड़ेगा। सो देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, सो द टेस्ट सीरीज़ विच आई फॉलोड, सो दैट इज़ और ऑफ IFS टेस्ट सीरीज, जो कि पेड वन थी। एंड नेक्स्ट आई फॉलोड ऑफ LT, दैट्स ऑफ लेट्स टॉक अकेडमी। लेट्स टॉक अकेडमी की टेस्ट सीरीज जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। एंड आई मस्ट से कि आपको टेस्ट सीरीज देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है, आपको एक मॉक टेस्ट मिलता है, आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो मैं कैसे से लाइक मुझे सुधारना चाहिए, ठीक है। सो एक टेस्ट सीरीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So this is the whole strategy of mine. And now the last one is the message to all the future aspirants. So like please hard work mat chhodiyega, because hard work, smart work and consistency, these are the three main mantras of this examination. अगर आप इन तीनों पे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, so you will easily crack this examination. And thanks to the Unacademy team, thanks to all the college professors, thanks to all the school teachers of mine, and I owe this credits to all these persons in my life. Thanks to everyone.